हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी में सामान्य विज्ञान से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है कि छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से सबसे पहले विटामिन सी नष्ट हो जाता है। दोस्तों विटामिन सी का केमिकल नेम भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वहीं विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिनों की संख्या भी पूछी जाती है, तो दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी एवं सी। तो ये आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है। दूध का मीठापन किसके कारण होता है। तो बताइए जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। लैक्टोज के कारण ही दूध में मिठास होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं आपसे पूछा जाता है कि फलों में मिठास का क्या कारण होता है। तो दोस्तों फलों में लैक्टोज नहीं पाई जाती है, बल्कि सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, जिसके कारण फल मीठे होते हैं। तो आपको याद रखना है कि फलों में मिठास का कारण सुक्रोज शर्करा है, वहीं दूध में मिठास का कारण लैक्टोज शर्करा होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल। लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात लाल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जो कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम एक ऐसा तत्व है जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। वहीं कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये तीनों तत्व पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात सोडियम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंतर्गत सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरी सब्जियों में। सबसे अधिक लोहा हरी सब्जियों में पाया जाता है। वहीं पूछा जाता है कि दोस्तों हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि हरी पत्तीदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो इस प्रकार सबसे अधिक लोहा विटामिन ए के अंतर्गत पाया जाता है, अर्थात हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो दोस्तों लाल रंग एक ऐसा रंग होता है जिसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। वहीं सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक विक्षेपित होने वाला रंग बैंगनी है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, और वहीं सबसे कम विक्षेपित होने वाला रंग लाल है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसी कारण दोस्तों ट्रैफिक पुलिस द्वारा लाल रंग का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। वहीं दूर के सिग्नलों में भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अधिक दूर से ही चमकने लगता है, अर्थात इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। वहीं पूछा जाता है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ध्वनिक। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को ध्वनिक कहा जाता है, वहीं 5 से अधिक होने पर मैक संख्या का मान 5 से अधिक होने पर उसे अति पराध्वनिक कहने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर। जैसे कि क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक अर्थात CDFD कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक हैदराबाद में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की डीएनए प्रयोगशाला सागर में स्थित है, वहीं केंद्रीय डीएनए प्रयोगशाला हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर आपको CDFD का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि CDFD का फुल फॉर्म सेंट्रल फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात हैदराबाद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है। तो बताइए दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल। प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल एक आधारभूत इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात अमीनो अम्ल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। वहीं आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अति आवश्यक अमीनो एसिडों की संख्या कितनी होती है? यदि अति आवश्यक पूछा जाए तो 10 अमीनो एसिड होना बहुत ही आवश्यक होता है। वहीं यदि टोटल अमीनो एसिडों की संख्या पूछी जाए तो 20 अमीनो एसिडों की संख्या होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थर कॉनबर्ग। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्थर कॉनबर्ग ने किया था। वहीं दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो आपको याद रखना है कि वाटसन एवं क्रिक नामक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए एवं आरएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, और उन्हीं के लिए 1962 में डबल हेलिक्स मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया था कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन, तो यह आर्थर कॉनबर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन का आकार होता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्पिलाकार। जीन का आकार सर्पाकार होता है अर्थात सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल भी कहा जाता है दोस्तों इसे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात सर्पिलाकार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से ही एक बच्चे के पिता की जांच की जा सकती है अर्थात बच्चे के पिता का निर्धारण किया जा सकता है। दोस्तों आपसे डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आपको याद रखना है डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक कोड की खोज के लिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में जेनेटिक कोड
की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया था। वहीं ये पहले ऐसे चिकित्सक थे भारतीय चिकित्सक थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इससे पहले 2-3 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार तो मिल चुका था, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाले ये पहले भारतीय थे। तो आपको याद रखना है। और इन्हें जेनेटिक कोड की खोज के लिए 1968 में नोबेल प्राइज़ प्रदान की गई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का मूल मात्रक है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोसाइड्स। दोस्तों इसके फुल फॉर्म से ही पता चलता है कि इसका मूल मात्रक न्यूक्लियोसाइड्स है, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात न्यूक्लियोसाइड्स हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसे सुसाइड व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आपसे पूछा जाता है कि यातायात प्रबंधक के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है। और पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल अर्थात कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है पावर ऑफ हाउस के नाम से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतक है एक। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समान कोशिकाओं का समूह। ऊतक एक प्रकार की समान कोशिकाओं का समूह होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। दोस्तों यहाँ पर जीवित कोशिका पूछी गई है तो बैक्टीरिया हो जाएगा। यदि यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका क्या है तो हम ऑप्शन नंबर सी अर्थात माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा मानते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पेशली जीवित कोशिका की बात की है। तो सबसे सूक्ष्मतम कोशिका में जीवित कोशिका बैक्टीरिया है। वहीं दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। और यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका पूछी जाती तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा टिक करते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात बैक्टीरिया हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागण के लिए निम्न से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात आग। पॉलिनेशन अर्थात परागण के लिए इनमें से आग एक ऐसा तत्व है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। बाकी हवा, पानी, कीट, स्पेशली कीट परागण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और फसलों में हवा के माध्यम से ही परागण होता है। तो आपको याद रखना है कि आग एक ऐसा तत्व है जो कि परागण की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पौधे में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइकस। साइकस एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि साइकस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुदगुदा पुष्पासन। नाशपाती में गुदगुदा पुष्पासन उसका एक ऐसा भाग होता है जो कि खाने योग्य होता है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है नाशपाती में गुदगुदा पुष्पासन खाने योग्य भाग है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज में खाद्य भाग है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तना। प्याज में तना एक ऐसा भाग है जो कि खाद्य भाग है। वहीं प्याज को किस तने के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों इसे सल्क कंद के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात तना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में
में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। दोस्तों आपको बताना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक प्रकाश का अवशोषण। प्राकृतिक प्रकाश का अवशोषण करना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजनी यौगिकीकरण जीवाणु है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, नाइट्रोजनी यौगिकरणीय जीवाणु राइजोबियम है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। वायरस के कारण ही दूध खट्टा होता है। ये आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वायरस है जिसके कारण दूध खट्टा होता है। तो दोस्तों आपको वायरस का नाम भी याद रखना है कि लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक वायरस के कारण ही दूध में खट्टापन होता है और दूध का फटना भी लैक्टोबैसिलस के कारण ही होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको याद रखना है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एक बार रिपीट करते हैं, HIV का फुल फॉर्म होता है, H का मतलब ह्यूमन, I का मतलब इम्यूनो, V का मतलब वायरस होता है। वहीं आपसे पूछा जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों लगातार हमेशा प्रत्येक परीक्षा में एड्स का फुल फॉर्म ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एक बार रिपीट करते हैं, A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डेफिशिएंसी और S फॉर सिंड्रोम होता है। वहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। खसरा वायरस के कारण होने वाला एक रोग है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। वहीं आपसे पूछा जाता है कि कवकों की भित्ति काय की बनी होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है। तो दोस्तों जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि शैवालों की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात सेल्यूलोज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूनिपेरस। साबूदाना जूनिपेरस से बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस